हमारी डेली क्लास शाम 7 बजे गूगल मीटिंग पर होती है, जिस पर आप लोग अगर जुड़ना चाहो तो आप डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप मैसेज सेंड कर सकते हो अपना क्लास नाम और एड्रेस के साथ। उसके बाद आपको प्रॉपर एक ग्रुप में ज्वाइन करा दिया जाएगा, जिसके साथ आप लोग डेली आपको गूगल मीटिंग की लिंक मिल जाएगी और आप लोग लाइव क्लास उसके साथ गूगल मीटिंग पर जुड़ सकते हो और आप क्लासेस कर सकते हो। अदरवाइज आप लोगों को यूट्यूब पर भी ये क्लासेस डेली मिलती रहेंगी, तो आप यूट्यूब से भी अपनी कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पर क्या होता है, आप लोग अगर कमेंट करते हो तो हो सकता है रिप्लाई देने में टाइम मिल जाए, लेकिन वहाँ आप लोग अपना डायरेक्ट टू डायरेक्ट अपने वॉइस अपने क्वेश्चन जो भी डाउट रहते हैं आसानी से क्लियर करवा सकते हो। तो अगर आप लोग क्लास ज्वाइन करना चाहो तो व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, वहाँ पर आप लोग मैसेज कीजिए अपना नाम एड्रेस के साथ और क्लास के साथ। उसके बाद आप लोग डेली शाम 7 बजे ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए फिर आज की हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब आप लोगों के कमेंट इधर शो होते रहेंगे, अगर आप लोग जो भी कुछ डाउट रहता है, कुछ पूछना होता है तो कमेंट कर सकते हो, अदरवाइज माइक ऑन करके भी पूछ सकते हो। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जैसा कि कल जो एमसीक्यू करा रहे थे, हालांकि उसमें 13 ही एमसीक्यू यानी 13 एमसीक्यू हो पाए थे। इसमें टोटल 25 एमसीक्यू ले रखे हैं मैंने, तो जिसके साथ आपका रिवीजन भी साथ में होता रहेगा और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आपके क्लियर होते रहेंगे। तो यहाँ तक हो चुका था। 13 क्वेश्चन नंबर जो हमारा था, पीओपी पानी के साथ मिलकर क्या बनता है। तो जो मैंने बताया था, पीओपी यानी पीओपी को जब हम पानी के साथ मिलाते हैं तो हमारा क्या प्राप्त होता है, जिप्सम प्राप्त होता है, और जब जिप्सम को हम गर्म करते हैं तो हमारा क्या बनता है, पीओपी बनता है। मैंने इसके उपयोग भी लिखाए थे, जैसे जिप्सम के उपयोग में बताया था सीमेंट उद्योगों में, या पीओपी के निर्माण में, या उर्वरक के रूप में। उर्वरक के रूप में जैसे मैंने बताया था, जैसे बंजर भूमि या ऊसर भूमि होती है उसे उपजाऊ बनाने के लिए उर्वरक के रूप में भी प्रयोग करते हैं। तो आगे हम अपना देखते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्लोर अल की प्रक्रिया से क्या प्राप्त नहीं होता है। तो सबसे पहले समझना यह है कि क्लोर अल की जो अपक्रिया होती है वो होती क्या है। तो अगर क्लोर अल की अपक्रिया की बात की जाए तो इस रिएक्शन में क्या होता है, NaOH, एक सेकेंड, NaCl की अपक्रिया H2 यानी जल के साथ कराई जाती है। तो जल के साथ जब अपक्रिया कराते हैं तो जो हमारा प्राप्त होता है, वही हमसे पूछा गया है कि क्या प्राप्त नहीं होता है। तो क्लोरल की अपक्रिया क्या होती है, NaCl को जब जल के साथ गर्म किया जाता है, अपक्रिया कराई जाती है, तो जो प्राप्त अपक्रिया होती है वही हमारी क्या कहलाती है, क्लोरल की क्रिया। लेकिन हमसे इधर ही क्या पूछा गया, क्या प्राप्त नहीं होता है। तो सबसे पहले हमें अपक्रिया करनी है, अपक्रिया करने के बाद हम देखते हैं हमें क्या मिलता है और क्या प्राप्त नहीं होता है। तो जब NaCl के साथ अपक्रिया कराओगे तो देखो दो चीजें हमें दिख रही है इधर। एक तो H2O दिख रहा है, H दिख रहा है, दूसरा क्लोरीन दिख रहा है। अब देखो, अगर इसमें O और H दिए जाते तो हम जल निकाल ले, लेकिन ऑलरेडी इसमें जल दिया गया तो जल तो नहीं निकाल सकते। एक चीज हमें दिख रही है, Cl दिख रहा है, तो कॉमन सी बात है क्लोरीन गैस निकल तो सकती है। H2 दिया जा रहा है तो क्या निकाल सकते हैं हम, हाइड्रोजन निकाल सकते हैं। तो देखो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, Cl निकालेंगे, उसके बाद फिर क्या निकालेंगे, H2 यानी हाइड्रोजन गैस निकालेंगे। हाइड्रोजन गैस निकालेंगे। तो देखो, जैसा कि मैंने पहले से ऑलरेडी आप लोगों को बता रखा है कि कभी NaCl, जैसे Cl हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये कैसे होते हैं, दो अणु होते हैं। इन्हें कभी भी सिंगल नहीं लिखा जाता, दो अणुओं के साथ लिखते हैं। तो इसे हम क्या लिखेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, Cl2 और H2। लेकिन जब हम रिएक्शन कर रहे हैं तो हमारा जो द्रव्यमान समीकरण संरक्षण नियम कहलाता है, वो क्या कहलाता है, यानी हमेशा समीकरण लिखा जाता है, कैसा लिखा जाता है, संतुलित समीकरण लिखा जाता है। तो कहीं ना कहीं हम Cl को बैलेंस करने के लिए इधर 2 लगा देंगे, और हाइड्रोजन ऑलरेडी अभी हमारे बैलेंस चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये देखो, जब हमने आगे 2 लगा दिया है तो उसके बाद Na हमारे कितने बचेंगे, Na डबल बचेगा। उसके बाद अब चीजें हमारे पास क्या निकल ली, Na तो सिंगल हम निकाल नहीं सकते, तो इसके साथ हम क्या निकालेंगे, NaOH। NaOH, जब NaOH हमारा निकलेगा, अब कहीं ना कहीं समीकरण देखो वो पूरा बैलेंस नहीं हो पा रहा, क्योंकि क्लोरीन हमने 2 लगाने से क्लोरीन तो बैलेंस कर लिए, लेकिन इधर हमारे क्या रह रहे, Na बैलेंस नहीं हो पा रहे, तो हम क्या लगा देंगे, Na के आगे भी 2 लगा देंगे, तो हमारे Na बैलेंस हो गए। लेकिन कहीं ना कहीं अब देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन डिसबैलेंस हो रहे, क्योंकि हाइड्रोजन 2 और 3 हो गए, और इधर हमारे कितने हैं, 2 हैं। तो इनके लिए क्या लगाओगे, आगे इधर भी 2 लगा दोगे। जब इधर 2 लगा दो तो अब हाइड्रोजन हमारे कितने हो गए, 4। अब 4 को बैलेंस करने के लिए क्या करोगे, इधर देखो आगे 2 लगा ऑलरेडी, तो 2 हाइड्रोजन इधर हो गए,
टू इधर लगा तो 2 हाइड्रोजन इधर हो गए, यानी हाइड्रोजन हमारे पूरे बैलेंस हो चुके हैं। उसके बाद Na2 लगाया तो 2Na भी लगाया, यानी ये भी बैलेंस हो चुका है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन की बात की जाए तो ऑक्सीजन इधर आगे 2 लगने से 2 हो गए और इधर 2 लगने से 2 हो गए, यानी हमारा समीकरण पूरा बैलेंस है। अब हमसे ये पूछा गया था क्लोर अल की प्रक्रिया से क्या प्राप्त नहीं होता है। अब यहाँ देखो हमें NaOH प्राप्त हुआ, बिल्कुल NaOH हमें प्राप्त हो रहा है। उसके बाद H2 गैस प्राप्त हो रही, H2 गैस भी प्राप्त हो रही है, Cl2 प्राप्त हो रहा है, Cl2 भी प्राप्त हो रहा है। तो क्या प्राप्त नहीं हो रहा हमें? ऑप्शन ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्या प्राप्त नहीं होता है? यानी CO2 प्राप्त नहीं होती है। तो याद रखना क्लोरल की अपक्रिया क्या होती है, जब NaCl को जल के साथ गर्म किया जाता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। तो आई होप ऑप्शन के साथ साथ आपको क्लोरल की अपक्रिया भी क्लियर हुई होगी। आगे हमसे पूछा गया है धातु प्लस अम्ल, यानी धातु और अम्ल बन के क्या बनाते हैं। तो आप लोग इसका आंसर कीजिए, क्योंकि मैंने कल की क्लास में भी धातु प्लस अम्ल पढ़ाए थे, मतलब अम्ल धातुओं के साथ अपक्रिया करके क्या करते हैं, और इससे नेक्स्ट क्लास में भी मैंने जब डिटेल से कराया था तब भी कराया था। आप लोग चाहो तो अपना आंसर कमेंट कर सकते हो या फिर माइक ऑन करके भी बता सकते हो। प्लीज आंसर करो, मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों का। लवण और जल। लवण और जल देखो, अगर ये पूछी जाए तो मुख्य रूप से इस अपक्रिया को क्या कहेंगे हम? अम्ल की धातुओं से अपक्रिया। क्या हो जाएगा? अम्ल की धातुओं से अपक्रिया। अम्ल की धातुओं से अपक्रिया। अगर हमने पढ़ा होगा तो हेडिंग के रूप में ये पढ़ा है अम्ल की धातुओं से अपक्रिया। इसमें क्या होता है, जब अम्ल और धातुओं के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनेगा, जैसे सपोज दैट अम्ल प्लस धातु, और जो एरो के बाद उत्पाद में प्राप्त होगा वो हमें क्या होगा? लवण तथा जल। लवण तथा एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं, जैसे अम्ल हमारा कोई क्या हो गया, जैसे HCl ले लेते हैं। HCl क्या हो गया? अम्ल। और प्लस धा नहीं, हमसे पूछा गया था अम्ल और धातु। हाँ, अम्ल जब धातुओं के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? अम्ल और प्लस ही धातु। नहीं नहीं, ये गलत हो गया। ये नहीं, ये जल नहीं बनाएगा, इसके साथ हाइड्रोजन गैस निकलेगी। हाइड्रोजन गैस। ये अम्ल जब क्षार के साथ रिएक्शन करते हैं तब जल बनाते हैं, क्योंकि वो उदासीनीकरण अपक्रिया हो जाती है। इसमें जैसे कोई धातु ले लेते हैं, जैसे हमारा Na हो गया। Na क्या होती है? धातु होती है। तो Na के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? NaCl अलग निकल जाएगा हमारा, और प्लस में क्या निकलेगा? हाइड्रोजन गैस। ये अभी बैलेंस नहीं है, बैलेंस करना चाहो तो बैलेंस कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा? 2NaCl, 2 इधर भी हम लगा देंगे और आगे भी 2 लगा देंगे। जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? लवण तथा हाइड्रोजन गैस, क्योंकि मैं डेफिनेशन भी आप लोगों को लिखा दे रहा हूँ। अम्ल जब धातुओं से अपक्रिया कराते हैं तो क्या बनेगा? अम्ल धातुओं से अपक्रिया करके, अम्ल धातुओं से अपक्रिया करके अपक्रिया करके लवण व H2 गैस बनाते हैं। और ये लवण तथा जल कब बनाते हैं? जब अम्ल और क्षार की अपक्रिया कराई जाती है तब हम लवण तथा जल बनाते हैं। इसे ही उदासीनीकरण अपक्रिया भी कहते हैं। और तो आई होप आपको ये भी क्लियर हुआ कि अम्ल अगर धातुओं से रिएक्शन कराएंगे तो क्या प्राप्त होता है, तो हमें हाइड्रोजन गैस और लवण प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ब्लू विट्रोली का रासायनिक नाम क्या है। हालांकि ये सिलेबस में इतना इंपॉर्टेंट नहीं भी है, महत्वपूर्ण जब यौगिक पढ़ते हैं तो इसमें दिया जाता है, ये कभी पूछा भी नहीं गया।
लेकिन क्वेश्चन रख लिया तो कोई बात नहीं, इसका आंसर लगा लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा CuSO4, यानी कॉपर सल्फेट जल के साथ रिएक्शन करते हैं तो जल बन जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। हालांकि इस पर हमें फोकस ज्यादा नहीं करना है, आ गया तो कोई बात नहीं। आगे देखो, हमसे पूछा गया है तटस्थ पदार्थ का पीएच कितना होता है। तटस्थ मतलब उदासीन होता है। तो कल भी मैंने उदासीन आपको एक चार्ट बनाया था जिसमें बताया था कि अम्ल कहाँ से कहाँ तक होते हैं और क्षार कहाँ से कहाँ तक होते हैं, उदासीन क्या होते हैं। तो इसका आंसर बताओ, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए हमें 0 है, ऑप्शन बी 7 है, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 5 है। सर 7। हाँ 7 करेक्ट आंसर 7 ही होगा, क्योंकि 7 नंबर कैसा होता है हमारा, उदासीन होता है, यानी ना तो ये अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है। अच्छा ये बता सकते हो 7 पीएच मान होता किसका है। आप लोगों के आंसर भी सो रहे हैं, आप चाहो तो आंसर कमेंट भी कर सकते हो या फिर माइक ऑन करके बता भी सकते हो। 7 पीएच मान किसका होता है। सर जल का। जल का। करेक्ट आंसर 7 जो होता है वो किसका होता है, जल का, और वो भी शुद्ध जल का होता है। आगे देखते हैं, हमसे पूछा गया है अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है, यानी जो अम्लीय वर्षा होती है उसका पीएच मान कितना होता है। तो देखो हमें ऑप्शन दिए गए हैं, अगर आपको अम्लीय वर्षा का पीएच मान करेक्ट वैल्यू भी नहीं पता तब भी आप आंसर सही से कर सकते हो गैस करके। देखो फर्स्ट दिया गया ऑप्शन 5.6, 7, 7, ये मतलब 7 से कम ज्यादा दिए गए वैल्यू साइन लगा करके, और ये 10। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोग बताइए क्या हो जाएगा। हमसे पूछा गया है अम्लीय वर्षा, क्वेश्चन को सही से रीड करना। अम्लीय वर्षा का पीएच मान पूछा गया है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 5.6। देखो 5.6 क्या है, कैसे देखो, जैसे मैंने कल भी चार्ट बना के आप लोगों को बताया था। जैसे इधर से लेते हैं तो इधर, इधर से हमारा 1 से शुरू होता है, इधर 14 तक जाता है, 1 से 14, और बीच में क्या होता है 7 नंबर। तो जो 1 से लेकर के 7 के बीच में आएंगे ये सभी हमारे कैसे हो जाएंगे, अम्लीय, यानी अम्ल हो जाएंगे। और 7 से लेकर के 14 तक जाएंगे, ये कैसे हो जाएंगे, क्षार हो जाएंगे। और 7 पर जो हमारा रहेगा वो क्या होता है, उदासीन होता है, उदासीन। अब हमें नहीं पता जो अम्लीय वर्षा होता है उसका पीएच मान कितना होता। तो सपोज दैट इसमें वर्ड यूज किया गया है अम्लीय। अम्ल मतलब हमें पता है खट्टा है, और खट्टा है तो मतलब पता है अम्लीय, तो 7 से कम ही वैल्यू होगी इसकी। तो हमें 4 ऑप्शन दिए गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, लेकिन इनमें देखो 7, यानी ये दोनों उदासीन दिए गए, और ये 10 दिया गया है, लेकिन एक दिया गया 5.6। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अम्लीय वर्षा का पीएच मान। आगे देखते हैं, हमसे पूछा गया कौन सा पदार्थ सफेदी के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए में पीओपी है, ऑप्शन बी में वॉशिंग सोडा है, जिसे वॉशिंग पाउडर बोलते हैं, थर्ड ब्लीचिंग पाउडर है, और फोर्थ कॉपर सल्फेट है। ये मैंने दोनों क्लासों में आप लोगों को डिटेल से पढ़ाई है, इनके उपयोग, रासायनिक नाम और निर्माण विधि भी पढ़ाई है। इसका करेक्ट आंसर बताओ क्या हो जाएगा। कमेंट, आप लोग कमेंट कीजिए या फिर माइक ऑन करके बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कौन सा पदार्थ सफेदी के लिए उपयोग किया जाता है। अगर आप लोगों के इनके पीओपी और सॉरी पीओपी, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर और कॉपर सल्फेट के अगर उपयोग भी याद होंगे तब भी आप इसका आंसर कर सकते हो। और मैंने आप लोगों को कल भी बताया था, परसों भी, आपकी पीओपी हो गया, ब्लीचिंग पाउडर हो गया, वॉशिंग सोडा हो गया, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनसे कई बार क्वेश्चन आते हैं। सर ब्लीच। ब्लीचिंग पाउडर, देखो ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है सफेदी के लिए, इसका अगर
देखोगे तो मैंने उपयोग में भी लिखाया था, कागज उद्योग में भी इसका उपयोग किया जाता है। अच्छा, ब्लीचिंग पाउडर क्या सूत्र क्या होता है, सूत्र बता सकते हो आप लोगों में से कोई? ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र? CaOCl2। CaOCl2। इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? सर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अच्छा, इसको और उपयोग बता सकते हो आप लोग? क्या सर? उपयोग उपयोग। एक मिनट सर। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। देखो, चीजें बार बार रिपीटेशन से क्या होता है, आप लोगों को क्लियर होती रहेंगी, और ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। रासायनिक नाम, सूत्र, उपयोग, निर्माण विधि। तो आप लोग उपयोग बताओ, इसके उपयोग क्या हो जाएंगे? आप लोग इतनी जल्दी भूल गए उपयोग? कल भी क्लास में मैंने कराए थे, और परसों वाली क्लास में भी मैंने उपयोग बताया, तो मैंने आप लोगों को हाईलाइट करके भी बोला था कि इनके उपयोग, सूत्र और रासायनिक नाम जरूर याद रखना। सर रिवीज। रिवीजन नहीं किया, हाँ? क्लास में 3-4 लोग ऐड हो अभी, किसी को भी इसको उपयोग नहीं आते। मैं इसी वजह से आप लोगों को पीडीएफ भी साथ में शेयर कर देता हूँ क्लास एंड होने के बाद, जिससे आप लोग क्या हो, इसका रिवीजन कर सको। और देखो, मैंने पीडीएफ में जितने भी देखोगे, सभी को डिटेल से करा रखा है। जहां भी मैंने पढ़ाया था ब्लीचिंग पाउडर, देखो उपयोग इधर लिखाए थे। मेरे आप लोगों को उपयोग, इसी वजह से मैंने साथ से नोट्स इस हिसाब से पीडीएफ, मैं चाहूँ तो ऑप्शन दिए गए, आप लोगों को ऑप्शन के साथ भी टिक करा के छोड़ दूं, लेकिन मैं चीजों को डिटेल से कराता हूँ। 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, तो चारों ऑप्शन को आपको डिटेल से क्लियर करा देता हूँ, जिससे कि आप एक बार भी इसे पीडीएफ को खोल करके देखोगे तो साथ में आपको रिवीजन हो जाए। पर आप लोग सही से रिवीजन नहीं करते। देखो, इसके उपयोग में क्या क्या था। पानी को कीटाणु रहित बनाने में, यानी जल को शुद्ध करने के रूप में। और सेकंड बताया था, कपड़ा व कागज उद्योग में। इसका आंसर अगर ये भी याद रखते तुम, कागज उद्योग में, तो तब भी पता चल जाता, क्योंकि इसका कागज कैसा होता है कलर में, सफेद, मैक्सिमम सफेद में यूज करते हैं। तो सफेद किस लिए करते, कलर के लिए, तब भी इसका यूज आता है आपको सफेदी के लिए। और सेकंड था रोगाणु नाशक, मतलब वही हो गया, रोगाणुओं को नष्ट करने में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, याद रखना आप। आगे हमसे पूछा गया है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? अब ये तो याद होगा, या ये भी भूल गए? आंसर कीजिए, बेकिंग सोडा का ये तो रासायनिक याद नाम है क्या है? सर। हाँ, क्या हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अच्छा, सूत्र बताओ इसका। NaHCO3। NaHCO3। CO3। मैंने इससे पहले एक रिएक्शन कराई थी। अच्छा, आप लोगों में कितने लोग इस रिएक्शन को कर सकते हैं? NaH का आप गठन करा सकते हो आप लोग? NaHCO3 का आप गठन करा सकते हो? घटन। मतलब वियोजन अपक्रिया करानी है,
सही, इससे पहले मैं भी कल भी कराई थी मैंने, परसों भी बताई थी। अच्छा ये बताओ, अपघटन अपक्रिया आती किस किस को, कमेंट करके बताओ। अपक्रिया जो अपघटन अपक्रिया वो किस किस को आती है, यस या नो करके। अगर आती है तो ठीक, तो कोशिश करो, नहीं तो आती है तो फिर मैं डिटेल से बताऊं अपघटन अपक्रिया को। आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप माइक ऑन करके भी बता सकते हो या कमेंट करके भी बता सकते हो। जिन लोगों को आती है ट्राई करो, इसकी रिएक्शन क्या होगी। आप गठन कराना है NaOH, सॉरी NaSCO3 का। सर Na2CO3 वन सेकंड, Na2CO3 CO3 CO3 प्लस प्लस H2O H2O, H2O आगे बेटा, प्लस CO2। प्लस CO2। अदर लोग, सर अदर्स लोगों ने जितने भी किए, कमेंट करके बताओ या फिर माइक ऑन करके बताओ, ये रिएक्शन सही है या गलत है। सर आगे और 2 लगाओ इसके। किसके आगे टू लगाना है, टू एन NaHCO3। NaHCO3 टू। अब बैलेंस है ना, ठीक। यस प्रांशी तुमने बोला था आती है, बताओ ये रिएक्शन सही है। चलो ठीक। ये अपघटन अपक्रिया, अपघटन अपक्रिया में क्या होता है, इसके एक ही मतलब अपकारक अपने अपने ही अणुओं में अलग अलग टूट जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, Na2CO3 निकलेगा, H2O जल निकल जाएगा और CO2 निकल जाएगा। तो चलो, ये भी रिएक्शन आपको क्लियर हुई। आगे हमसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया है, किसी अम्लीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होने का मुख्य कारण है। मतलब जो कोई अम्लीय विलयन होगा उसमें अगर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसका मुख्य कारण क्या है। अच्छा ऐसे भी अनुमान लगा सकते हैं, जैसे बैटरी वगैरह देखी है, बैटरियों में जो ऑयल सॉरी वाटर भरा होता है, पानी होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, एसिड। बैटरी में जो भरा होता है उसे एसिड कहते हैं। और अब पता है एसिड क्या होता है, अम्ल होता है। तो कॉमन सी बात है, जो विद्युत धारा प्रवाहित, तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है भाई, भले ही डीसी एसी करंट जो भी होता है, लेकिन उसमें विद्युत धारा रहती है। तो जो विद्युत धारा प्रवाहित होने का मुख्य कारण रहता है, वो कारण क्या रहता है, धातु, सॉरी, इसमें धातु होती है, 1 सेकंड, इसमें धातु होती है, या इसमें आयन मौजूद होते हैं, या इसमें गैस घुली होती है, या केवल पानी होता है। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा बताओ। क्वेश्चन ये है, किसी अम्लीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होने का मुख्य कारण क्या है, यानी कोई जो अम्लीय विलयन है उसमें जो करंट फ्लो होता है उसका मुख्य कारण क्या होता है। ये धातु होती है इस वजह से करंट फ्लो होता है, या इसमें आयन मौजूद होते हैं इस वजह से, या इसमें गैस घुली होती है इस वजह से, या इसमें केवल पानी होता है इस वजह से। मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों को, प्लीज आंसर करो। ऑप्शन ए, इसमें धातु होती है। फ्रांसी का कहना है कि ऑप्शन ए सही है, इसमें धातु होती है। और भी लोग हैं, आप बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, मतलब ऑप्शन ए सही है या फिर कोई और दूसरा आंसर हो जाएगा इसका। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी,
तो आप लोगों ने कंफ्यूजन में कर दिया। ऑप्शन ए सही है, बी सही है। देखो चलो डिटेल से एक्सप्लेनेशन लेते हैं। ये बताओ, जो विद्युत धारा होती है, विद्युत होती है, वो किस में फ्लो करती है? धनायन ऋणायन में फ्लो करती है। चार्ज होते हैं इसमें, दो चार्ज होते हैं, एक नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज होता है, इतना तो सबको पता है ना। जो करंट फ्लो होता है वो चार्ज में फ्लो होता है, धनायन और ऋणायन में। नॉर्मल सा चाहे डीसी करंट ले लो या एसी ले लो, इसमें धनायन ऋणायन होते हैं, हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं। तो जो पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, आयन होते हैं। और जो किसी अम्लीय विलयन में जो विद्युत प्रवाहित होती है वो किसके कारण होती है, आयनों के कारण। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? बी। धातु होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसमें जो करंट फ्लो होता है वो आयनों की वजह से होता है, क्योंकि हमेशा आयन निगेटिव और पॉजिटिव में होते हैं। आगे देखते हैं। सेम इसका एक्सप्लेनेशन भी नीचे लिखा है, तो आप पीडीएफ जब मिलेगा तो वो भी पढ़ सकते हो। जैसे लिखा है इसमें, अम्ल क्षार दोनों में आयन यानी पॉजिटिव निगेटिव आयन होते हैं, जिससे विद्युत धारा प्रवाह मदद करते हैं। आगे हमसे पूछा गया है, HCl गैस का जलीय विलयन विद्युत चालक क्यों होता है? सेम ऊपर वाले से ही रिलेट करके पूछा गया है। यानी जो HCl गैस का जो जलीय विलयन होता है, उसमें जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है वो किस वजह से होती है? यह रंगीन होता है इस वजह से, या इसमें H पॉजिटिव Cl नेगेटिव आयन होते हैं इस वजह से, या गैस है इस वजह से, या बाष्पील की वजह से? बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सर ऑप्शन ए। ऑप्शन है। प्रांशी तुम बताओ कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन ए यानी रंगीन। अच्छा ऐड इधर 1 सेकेंड। अच्छा आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहे होंगे, मैं स्क्रीन छोटी करता हूँ। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। ये अंजलि और अनु, तुम लोग एक ही फोन से क्लास कर रहे हो ना? हेलो, आवाज आ रही है? हाँ सर। भाई मैं कह क्लास में ऐड तो दो तीन ही लोग हैं, लेकिन ये एक दो लोग कैसे बोल रहे हैं? चलो ठीक। तो इनका ऑप्शन ए है, रंगीन है, और ऑप्शन बी इसमें एच पॉजिटिव तथा सीएल नेगेटिव है। तुमने ऊपर वाला आंसर जो बोला था, इसमें बोला था आयन मौजूद होते हैं इस वजह से, तो नीचे वाला रंगीन कैसे हो गया बेटा? रंगीन तो कलर्ड होता है, कलर्ड होने से कोई मतलब ही नहीं होता। अगर सपोज दैट कोई विलियन हो या कोई लिक्विड फॉर्म में हो, वो अगर रेड कलर का है और व्हाइट कलर का है, तो कलर से फर्क थोड़ी पड़ता है, करंट तो फ्लो हो जाएगा अगर उसमें आयन होंगे पॉजिटिव नेगेटिव। तो HCl क्या होता है? एच में जैसे एच सी एल नेगेटिव होता है, एच पॉजिटिव होता है, तो इसमें आयन उपस्थित होते हैं ना, जिस वजह से इसमें क्या होता है, करंट फ्लो होता है, यानी विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो चलो आप लोगों ने माइक ऑन किया तो कुछ डिस्कस कर लेता हूँ। अच्छा आप लोगों को पता है जो हमारे बोर्ड की तरफ से जो मॉडल पेपर जारी किए जाते हैं वो अब रिलीज हो चुके हैं, लगभग हो गए 8-10 दिन हो गए हैं। कितने लोगों को पता है मॉडल पेपर आ चुके हैं? मॉडल पेपर मतलब जो यूपी बोर्ड द्वारा पेपर जारी किया जाता है, सैंपल पेपर। आप लोगों में से किसी ने देखा है? सर नहीं देखा। नहीं देखा ना अभी। अच्छा देखो, मैक्सिमम जो क्वेश्चन आते हैं, जो बोर्ड द्वारा सैंपल पेपर जारी किया जाता है, मैक्सिमम क्वेश्चन उसी से फंसते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसा होता है कि उसी में से पूछे जाते हैं, एक दो क्वेश्चन इधर से उधर जाए। ऐसे समझो 100 में से 18 प्लस जो क्वेश्चन जाएंगे, 80 प्लस जो क्वेश्चन जाते हैं वो इसी मॉडल सैंपल पेपर से जाते हैं। तो आप लोग बताओ, अगर इसे पेपर को सॉल्व कराया जाए तो कैसा रहेगा? मतलब जो बोर्ड द्वारा सैंपल पेपर जारी किया गया, उसे फुल फॉर्मेट में सॉल्व सॉल्व कराया जाए। सर बढ़िया रहेगा। तो आज ये हमारा सेकंड जो सेकंड क्लास है ना, सेकंड चैप्टर क्लास है, इसे ये एमसीक्यू है, टोटल 25 MCQ से आज कंप्लीट हो जाएंगे। इसकी जो कल नेक्स्ट क्लास रखें वो सैंपल पेपर की रखें क्लास फिर शाम को। हाँ यस सर। देखो पेपर है, 3 घंटे का पेपर होता है नॉर्मल।
तो कम से कम क्लास कितनी भी कम चलेगी तब भी 2 घंटे की चलेगी। अगर आप लोग क्लास में परमानेंट 2 घंटे वॉच करो, मतलब परमानेंट 2 घंटे रुको, तो फिर मैं सॉल्व कर रहा हूँ। हाँ सर, रहेंगे आप पढ़ना। देखो, कंटिन्यूटी बनी रहती है, जैसे आप लोग भी साथ में पढ़ते हो, मैं भी पढ़ाता हूँ, तो कहीं ना 2 घंटे बैठना आम बात नहीं है प्रॉपर। अब ऐसे कम्युनिकेशन होता है कि मैं कुछ पूछ रहा हूँ तो आप लोग भी जवाब दे रहे हो, तो क्लास के साथ मुझे भी देने में इंटरेस्ट आता है। अगर मैं ही परमानेंट बोलता रहूँ, मेरे सामने स्क्रीन चल रही होती है जिस पर मैं पढ़ा रहा हूँ, टैबलेट पे पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे सामने स्क्रीन चल रही होती है। अब सपोज दैट तुम्हारे सामने एक फोन रखा हो, उस पर तुम कितनी देर बोल सकते हो, उस देख को नहीं बोल सकते ना, घंटे 1 घंटा तो नॉर्मल बोल सकते हो, परमानेंट तो 2-2.5 घंटा नहीं बोल सकते। तो अगर आप लोग क्लास में जुड़े रहते हो और कमेंट वगैरह मतलब क्वेश्चन आंसर होता रहता है वन बाई वन करके, तो थोड़ा इंटरेस्ट बना रहता है क्लास में। तो अगर आप लोग परमानेंट 2 घंटे, मतलब जब तक क्लास चले पूरा पेपर सॉल्व नहीं हो जाता है तब तक रुको, तो फिर मैं कल उस पेपर को कराऊं। ओके सर। ठीक, चलो फिर आगे हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जब अम्ल को पानी में मिलाया जाता है तो जो घोल बनता है वो कैसा होता है? ऑप्शन ए हमसे पूछा गया है ठंडा हो जाता है, ऑप्शन बी गर्म हो जाता है, ऑप्शन सी गैस बनता है, ऑप्शन डी रंग बदलता है। पूछा यह गया अम्ल को जब पानी में मिलाया जाता तो कैसा हो जाता। बताओ इसमें क्या सही होगा। अम्ल को अगर हम पानी में मिला दें तो वो कैसा हो जाएगा? आंसर कर पाओगे आप लोग? हो सकता है इससे मैंने डिस्कस नहीं किया तो आप लोगों के लिए डिफिकल्ट हो रहा हूँ। देखो, सिंपल से पूछा बताया गया हमें, यानी जब अम्ल को लेते हैं, जैसे हमारा कोई अम्ल हो गया, ठीक, और इससे हम क्या करते हैं, जल के साथ मिलाते हैं, तो जो हमारा प्राप्त होगा वो क्या होगा, ये मतलब जो मिश्रण बनेगा वो गर्म होगा, ठंडा होगा, या गैस गैस बनाएगा, या रंग बदलेगा। तो देखो, कॉमन सी बात है, अम्ल क्या होते हैं, हमारे हार्ड होते हैं। अम्ल को देखते हैं, जब हमने पढ़ा था अम्ल क्या होता है, जैसे कपड़ा वगैरह हो गया, कागज वगैरह हो गया, इन्हें गला देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। जब इन्हें जल के साथ मिक्स कराओगे तो कहीं ना कहीं कैसा होगा, जल हीट करेगा, गर्म करेगा। देखो, रिएक्शन हमारी दो होती है कि हमने ऊष्मा छिपी पड़ी है, ऊष्मा शोषी पड़ी है। ऊष्मा छिपी में क्या होता है, ऊष्मा अवशोषित होती है, ऊष्मा अवशोषण यानी हीट निकलती है, हीट होता है। और ऊष्मा छिपी होती है, और ऊष्मा शोषी में क्या होता है, जिसमें ऊष्मा एब्जॉर्ब की जा रही होती है और इसमें ऊष्मा निकल रही होती है, तो ये क्या होगा, गर्म करेगा। जब कोई चीज गर्म होती है तो वो क्या करती है, ऊष्मा को रिलीज करती है, चीज गर्म होगी तो रिलीज करेगी, और जब ठंडी होगी तो क्या करेगी, ऊष्मा को एब्जॉर्ब करेगी। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, कैसा होता है, गर्म होता है। एक्सप्लेनेशन में भी सेम नीचे दे रखा है भाई, अम्ल को पानी में मिलाने पर ऊष्मा छिपी अपक्रिया होती है, इसलिए घोल कैसा होता है, गर्म होता है। अच्छा, हमसे पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक क्षार है? ऑप्शन हमें दिए गए हैं, सी ए ओ, एम जी ओ एच का होल ट्वाइस, एन ओ एच, ए एल ओ एच का होल थ्राइस। आप ये तो सिंपल है, आप लोग कमेंट करके बताओ इसमें जो दिया गया है वो क्षार कौन सा है। हम क्षार की डेफिनेशन मैंने डिटेल से एक्सप्लेनेशन के साथ भी कराई थी। इसका करेक्ट आंसर बताओ क्या हो जाएगा। सर ए एल का होल ट्राइव। ए एल का होल थ्राइस। अच्छा, ये तुमने किस बेस पे बताया ये आंसर हो जाएगा? क्या सर? किस किस रीजन से तुम कह रही हो कि ये क्षार हो जाएगा? क्या इसमें ऐसा लग रहा है जिस वजह से ये क्षार होगा? कुछ तो सोच के बताया होगा।
अभी ये मत बोल देना सर, मुझे लगता है तो बस लगता है, रीजन कुछ भी नहीं है। हाँ, कुछ तो सोचा होगा तुमने, किस किस मतलब ऑप्शन तुम्हारे पास और भी थे, हमने यही ऑप्शन को क्यों करेक्ट किया? रीजन? अंजलि अनु, मैंने तुम्हें भी तो कल बताया था, अम्ल और क्षार की डेफिनेशन विद एग्जांपल डिटेल से कराया था, पहचान भी बताई थी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अच्छा ए नहीं, NaOH भी होता है। हम्म। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी मतलब ये सही है। अब आप ही लोग डिसाइड कर लो, अगर 3OH है तो सर क्षार हो जाएगा, या 2OH है तब क्षार हो जाएगा? क्या सर? कौन सा हो जाएगा? इनका कहना है कि MgOH का होल ट्वाइस ये क्षार होता है, और तुम्हारा कहना है कि AlOH का होल थ्राइस ये क्षार होता है। करेक्ट बताओ कौन सा हो जाएगा? NaOH। सर NaOH होगा। NaOH। अगर तुम लोगों को याद हो, मैंने डिटेल से पहले पढ़ाया था कि जो क्षार होते हैं, सॉरी जो क्षारक होते हैं, वो सभी जो क्षार होते हैं वो सभी क्षारक होते हैं, लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। ये लाइन याद आई? एक लाइन यस सर। मैंने डिटेल से क्लास में भी पढ़ाया था कि जो क्षारक होते हैं, क्षार सभी क्षारक होते हैं, लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं। क्षार नहीं होते। ये हमारे MgOH का होल ट्वाइस, AlOH का होल थ्राइस, ये क्या है? क्षारक है, ना कि क्षार। क्षार जो है वो हमारा क्या है? NaOH। करेक्ट आंसर हो जाएगा NaOH। जैसे NaOH हो गया, KOH हो गया, ये सभी हमारे क्या होते हैं? क्षार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अच्छा AlOH का होल ट्राइस तो होगा। AlOH का होल थ्राइस ये क्षार नहीं बेटा, हाँ। ये क्षारक है। ओ हाँ। ये ओनली NaOH ये क्षार दिया गया है। आगे हमसे पूछा गया, ओके सर। इसे बताओ बेकिंग सोडा के बारे में सही विकल्प है, मतलब चार ऑप्शन दिए गए, हमसे ये पूछा गया कि इनमें से कौन सा सही है। बेकिंग सोडा के बारे में बताया गया, तो ये अम्लीय है, इसका उपयोग अग्नि शामक में होता है, इसका सूत्र CaCO3 है, या यह खाने का नमक है? और काफी इजी आंसर है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग करेक्ट ही आंसर दो। बताओ क्या हो जाएगा? सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, इसका उपयोग अग्निशामक में किया जाता है। देखो बेकिंग सोडा में देखोगे तो बेकिंग सोडा जब हीट किया जाता है तो इसमें क्या निकलता है? CO2 गैस निकलती है, और हमें अच्छे से पता है कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, आग को बुझाने के यूज में लाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। एक्सप्लेनेशन में भी मैंने सेम वही रखा है, NaSO3, और जबकि ये रिएक्शन अभी हम लोग कर भी चुके थे, याद है ना? अभी जस्ट मैंने ऊपर आप लोगों को बोला था इसका गर्म करके रिएक्शन कीजिए, देखो इधर कराया था ये था, अपघटन अपक्रिया कराई थी आप लोगों से। तो इस प्रक्रिया को भी आपने किया तो हमें पता चला था क्या निकला था? CO2 गैस निकली थी, और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड हम किसमें यूज करते हैं? गैस मतलब आग वगैरह को बुझाने के रूप में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। तो इसी के साथ ये क्लास समाप्त होती है। ओवरऑल देखो MCQ, मैं चाहता तो आप लोगों को चार ऑप्शन देकर के डायरेक्ट जो करेक्ट आंसर हो जाता वो बताता और नेक्स्ट आगे बढ़ जाता। मैंने सभी को डिटेल से एक्सप्लेनेशन किया, जिससे क्या अदर चीजें भी हमारी क्लियर होते रहें और ओवरऑल चैप्टर का रिवीजन हो जाए। तो इस चैप्टर में जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो क्या है? अम्ल क्षार डेफिनेशन। उसके बाद जो महत्वपूर्ण यौगिक दिए जाते हैं, महत्वपूर्ण यौगिक में हमें कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे POP हो गया, ब्रंजक फ्लूइड हो गया, या सॉरी ये बेकिंग सोडा हो गया, जिप्सम हो गया, इनको उपयोग, रासायनिक नाम, सूत्र या निर्माण विधि, ये इंपॉर्टेंट, तो ये रिवीजन करके रखना। और इस चैप्टर से हो सकता है तो रिएक्शन एक दो आ जाए, अम्ल की धातुओं से अपक्रिया या अम्ल क्षार की अपक्रिया,
और अम्ल क्षारीय की अपक्रिया तो काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसे उदासीनीकरण अपक्रिया के नाम से भी जाना जाता है, न्यूट्रलाइजेशन की तरफ। तो ये कुछ पॉइंट हैं। अब ओवरऑल अपने 3 दिन हो गए इस क्लास को करते, मतलब इस चैप्टर को पढ़ते हुए, तो ओवरऑल ये समझ में आ चुका है कि इस चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट है वो क्या आता है और कौन सी चीजें बार बार रिपीट हो रही हैं। चलो अब आप लोग बताओ, क्लास को करने के बाद कैसा लगता है? ऐसा तो नहीं लगता 30-40 मिनट हो गए फालतू में टाइम वेस्ट हो गया? नहीं सर। देखो चीज होती है, इंटरेस्ट तो बना रहता है ना, ऐसा तो नहीं लगता बोरिंग फील हो रहा, क्योंकि स्क्रीन सामने दिख रही है तुम्हें भी, मेरी वॉइस आ रही है, स्क्रीन दिख रही है, ऐसा तो नहीं लग रहा फालतू में सामने फोन रख के बैठे हैं? नहीं सर। मेरा जो मोटिव रहता है, मतलब उद्देश्य यही रहता है कि 30-35 मिनट क्लास करने के बाद जब भी तुम जाओ तो तुम्हें ये ना लगे क्योंकि आपके पास वर्कलोड काफी होता है, 6 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, उसके बाद हम इधर पढ़े हैं। अगर 30 मिनट भी, अगर 30-35-40 मिनट जो भी इधर दे रहे हो, तो उस 30-40-35 मिनट में कुछ ना कुछ आपको प्रोडक्टिविटी बनी रहे, यानी आपको कुछ प्रॉफिट निकले। ऐसा ना हो क्लास करने के बाद ये लगे कि फालतू का टाइम बर्बाद कर दे, इससे अच्छा कोई अदर सब्जेक्ट भी पढ़ लेते हैं। ऐसा तो नहीं लगता है? नो सर। नहीं। ठीक। तो कल की क्लास के लिए इंतजार करो, और कल की क्लास में आज हमारी सेकंड चैप्टर नहीं फिनिश हो गया, थर्ड चैप्टर बाद में स्टार्ट करेंगे, जो मॉडल पेपर बोर्ड द्वारा जारी किया है उसे कल सॉल्व कराएंगे। तो और साथ में नोट्स वगैरह भी लेके रखना, अदरवाइज नहीं भी बनाते तो कॉपी पेन लेके बैठोगे तो क्या होता है, चीजें बनवाई, जैसे कुछ चीज मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैंने मेरा पूछने का मतलब ये नहीं होता कि आप लोगों को आता ही है, आप जरूरी इसका आंसर दो। जब मैं पूछ रहा हूँ तो आप लोग कोशिश करते हो, जब ट्राई करते हो तो माइंड रिकवर करता है जो चीजें हमने पढ़ रखी है। नॉर्मल जैसे तुम सामने बैठे रहो, तुम स्क्रीन देखते रहो वहीं छोड़ते रहो, तो तुम कई एक तरह से क्या होता है कहानी की तरह सुनते जाओगे, लेकिन जब मैं बार बार बीच में पूछ रहा हूँ तो माइंड कंसंट्रेट रहता है, जिससे पता चलता है कि हाँ कुछ चीजें हम रिकवर भी करते रहते क्लास में, यानी कल जब पढ़ाया था सर ने तो ये पूछे कल क्या पढ़ाया था, तो चीजें हमारी रिकॉल होती रहनी, जो हमने पढ़ा वो याद बना रहता है, इस वजह से बार बार मैं आप लोगों से भी आंसर लेता रहता हूँ। तो आज की इसकी क्लास में कोई डाउट है आप लोगों का, कुछ पूछना चाहोगे? नहीं सर। चलो फिर आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, फिर कल मिलेंगे मॉडल पेपर के साथ और मॉडल पेपर भी कराएंगे। ओके सर।